ऑडियो वीडियो आ रहा है ऑनलाइन में पर चैट में बता आवाज आ रही है। ऑडियो सुनाई दे रहा है, मुझे आवाज आ रही है। सर ने होमवर्क दिया था कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की दी थी एक्सरसाइज 2 और प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल 9 तक काम किया था सर। बताओ कॉम्प्लेक्स के डाउट देखते हैं फिर प्रोबेबिलिटी के देखकर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट बताओ लिख देते हैं। एक्सरसाइज 2 दी थी सर है ना, 1 से लेकर के 29। हाँ फटाफट सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, 11th, 15, 16, 18, 22, 20 आपका 25, 28 और 29। आगे में लगी ये शीट, आगे में लगी इसमें आगे सेकंड देखते हैं। पूरा नहीं करूंगा, हिंट दे दूंगा। सेकंड वाला क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर है 2 की पावर है। पूछ रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए हो सकता है। अब जैसे इसको देखते हैं, इसका आर किसके बराबर है, √2। इसका मॉड्यूलस क्या है, √2। तो इसका अगर मैं मोड निकालूं तो ये आएगा √2 और पावर है तो ये √2 की पावर है आएगा। और इसका मोड किसके बराबर है, तो 2, ये तो रियल है, ये किसके बराबर है, 2 की पावर है। ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते ना, ये √2 की पावर है, ये 2 की पावर है। सिर्फ n बराबर 0 पे होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला 0 नहीं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, tan इनवर्स b by a प्लस tan इनवर्स d by c। तो देखो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो लॉग वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, लॉग वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लगा दूं तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। क्या ये बात समझ में आई पक्का। तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, tan इनवर्स 1 by √3। tan इनवर्स 1 by √3 क्या होता है, π/6। तो ये क्या आ रहा है, π/6। अच्छा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये π/6 है, तो अपन 2n π ऐड भी कर सकते हैं, 2n π प्लस π/6 हो सकता है। तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ ये इसका क्या होगा, tan इनवर्स b by a हो जाएगा, ये tan इनवर्स b by a। और प्लस में ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b by c। तो ये क्या हो जाएगा, π/6 या π/6 में अपन 2 π जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले लेंगे लॉग वाली। अगला क्या है, 6th में क्या है, 1 प्लस आयोटा, पावर में क्या है n, नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा। तो नीचे से ये फ्रैक्शन हटाएंगे, हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा से। ऊपर भी करेंगे क्या, तो इधर भी कर देते हैं। चलो तो ये ऊपर क्या बन गया, ध्यान से देखो, पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर में 2n माइनस। नीचे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 की पावर में क्या आ जाएगा n माइनस 2। अच्छा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा का पावर 2 और फिर n माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर। अब कर लो तो हो जाएगा n माइनस 1। 9th देखते हैं। 9th में क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं और मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। तो मैं Z1 में बताता हूँ, Z2 में निकाल रहे हैं। ठीक है, Z1 में एम्पलीट्यूड बता देता हूँ, Z2 का मॉड्यूलस बता देता हूँ, Z2 का निकाल रहे हैं। 9th देखते हैं। 9th ध्यान से देखो, Z1 क्या दे रहा है, √3 प्लस आयोटा की पावर 2 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस आयोटा। हर एक को अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ
ट्रीट करो, सबको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मानो। √3 प्लस आयोटा का मोड ये होगा 2, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है π/6, ये क्या हो जाएगा 2e आयोटा π/6, पावर में क्या ले लिया 2, क्या बन गया ये 4e आयोटा π/3। ये बात समझ में आई पक्का। अगला ये लेते हैं, इसके अंदर x है नेगेटिव और y है नहीं, x है पॉजिटिव y है नेगेटिव, यानी ऐसा तो माइनस थीटा होता है। तो एक तो इसका r है 2, ये हो जाएगा × 2 e की पावर आयोटा -π/3, क्या इनवर्स √3 है। इसी तरह नीचे ये क्या आ जाएगा अपने पास √2 और e की पावर आयोटा π/4, ये तो चला गया। इसको सरल कर सकते हैं, 8/√2 क्या होगा 2√2 और e की पावर में क्या आ जाएगा -π/4। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या -π/4 और ये मॉड्यूलस मापांक क्या आ जाएगा 2√2। इसी तरह z2 के लिए भी निकाल सकते हैं। ये था 9। 11वें पे आते हैं। 11वें में देखो लॉग जो है, लॉग हटाते हैं तो फिर वो बेस उधर जाता है, पावर में ले जाता है, तो ये पावर में ले जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में तो साइन चेंज हो जाता है। √3 तो 1 से बड़ा है ना, √3 1 से बड़ा है तो साइन चेंज होगा क्या, तो √3 इधर ले जा सकते हैं। √3 इधर ले जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, इधर तो ये रहेगा ऐसा और उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा √3 का साइन चेंज नहीं होगा भाई 3। अब इसमें क्या ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर उधर ले जाके गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास ऐसा। और अब इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 6 + 3z इधर ले आए, क्या बनेगा इधर लाने पर z² - 4z प्लस नहीं -5। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, कर सकते हैं ना फैक्टर दो, z - 5 और z+1। अब सर ने वो वेवी कर्व बता रखा है, कहां पर पॉजिटिव होगा कहां पर नेगेटिव होगा। 2 रूट है, एक है -1 और एक है 5, क्या लिखते हो प्लस माइनस प्लस, क्या आएगा अपन को कैसा लेना है लेस देन, ये आ जाएगा। अच्छा ये बात का ध्यान रखना, मॉड z कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, मॉड z तो हमेशा कैसा होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, तो अपन को 0 के आगे का ही देखने की जरूरत है, ठीक है। 0 पर तो मॉड z 0 तो हो सकता है ना, 0 + 0 आयोटा में क्या आ जाएगा 0, यहाँ 5 पर ओपन आ जाएगा, 5 पर ओपन आ जाएगा, 0 तो रख ही सकते हैं ना, -5 × 1 इधर ओपन आ जाएगा। हाँ अरे वो तो तब लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो 0 ले ही सकते हैं ना, इसमें 0 लोगे तो क्या आएगा, इसमें इसके जो रूट है -1 और 5 इनके बराबर नहीं हो सकता, खुद तो z 0 हो सकता है ना, उसको भी रूट पे ओपन कर देंगे, ठीक है। कौन सा था नहीं 11 15 पे आते हैं। 15 में क्या है z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो गुणात्मक प्रतिलोम z² निकाल सकते हो, z² क्या आया इसका 2 आयोटा, z² कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये z² आ गया। अब पूछा क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2 आयोटा, यही होता है ना। 3 का क्या होता है 1/3, 4 का 1/4, ऐसा नंबर जिसको लेने पर दोनों को गुणा करने पर 1 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 आयोटा आ गया, इसको कैसे लिख सकते हो -आयोटा/2, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कौन सा था 15। 16 पर आते हैं, मॉड z + 1 - आयोटा बराबर 1 में निम्न में से कौन सी समिश्र संख्या सबसे छोटे धनात्मक पूर्ण सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक रखती है। तो ये 4 दे रखे अपन को, ये क्या है सर ने बताया होगा, ये सर्कल है, मॉड z - a बराबर b क्या होता है सर्कल होता है, ये क्या है मॉड z + 1 - आयोटा बराबर 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप ध्यान से देखो एक बार, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सेंटर हो जाएगा इसका, सेंटर क्या आ गया इसका -1, ऐसा सेंटर, रेडियस क्या इसका 1, तो रेडियस 1 है तो इधर भी टच करेगा, ये 0 1 है, ये -1 0 है, ये यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। ये बात समझ आई पक्का। अब क्या पूछा इन्होंने, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इनमें से कौन रखता है, इनमें से कौन सी
सम्मिश्र संख्या सबसे छोटा धनात्मक कोण रखती है। तो इसके केस में इस पर बहुत सारे अलग अलग होंगे बिंदु, सबका गुणांक क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे इसके केस के अंदर क्या आ रहा है, π/2 आएगा, फिर आगे जाएंगे यहाँ पर तो कुछ π/2 से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यहाँ तक पाई तक आ जाएगा। अपन को वो बिंदु देखना है जो इसमें से क्या रखता हूँ, सबसे छोटा रखता हूँ। सबसे छोटा कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, π/2 वाला। आयोटा जो होगा वो सबसे छोटा रहेगा, इसके बाद तो क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ये बिंदु क्या रहेगा, सबसे छोटा, ये क्या है, 0.1 मतलब आयोटा। क्लियर है। बिंदा 16 18 पे आते हैं, मॉड u बराबर 2 दे रखा है, तो मॉड u निकालेगा ना, मापांक 2 दे रखा है, किसका मापांक है, ध्यान से देखो, 2z प्लस 5 आयोटा z माइनस 3। अपन को क्या निकालना है इसके केस में, एक तरह से बिंदुपति चाहिए इसका, तो बिंदुपति चाहिए तो z/x प्लस आयोटा वाले ले सकते हो क्या, ले सकते हो, z/x प्लस आयोटा रख देना यहाँ पर z की जगह। तो अगर हमें इसको अलग अलग करूँ, रियल और इमेजिनरी है ना, तो ये यहाँ पर वास्तविक में ये 2x रहेगा, काल्पनिक में आयोटा के साथ ये रहेगा, ऐसा। नीचे z-3 में क्या होगा, x-3 रहेगा वास्तविक, और काल्पनिक में क्या आ जाएगा, आयोटा। ये किसके बराबर है, 2। इसका मापांक कैसे आएगा, रूट के अंदर 2x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 का भी स्क्वायर, और नीचे वाले का क्या होगा, मापांक x-3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उधर क्या है, 2, उधर ले जाके दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे, करोगे तो पता चलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, क्या बच जाएगी, एक सर्कल कर सकते हैं। सबका निगाह 18 नहीं, हाँ 20 पे आता है। एक समिश्र संख्या इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर बेस 1 से छोटा है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये log हटाएंगे तो साइन क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस किसके बीच में, 0 से 1 के बीच आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या बनेगा अपने पास, z-2 का मॉड, ये z से छोटा है, ऐसा। अच्छा, बराबर के केस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ लेता हूँ बराबर, तो इसकी मॉड z क्या है, z की दूरी 0 से, और z-2 का मॉड क्या है, इसकी दूरी 2 से। तो अगर दोनों बराबर है तो दोनों का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, बिल्कुल बीच में से जाएगा, ठीक है, लंबवत होगा इसके, यहाँ से बिल्कुल बीच में निकल जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि 0 से दूरी अधिक होनी चाहिए, 2 से दूरी के कंपैरिजन में 0 से क्या होगी, दूरी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये वाला होगा पूरा भी, इसमें बराबर होती है, इसमें 0 से नजदीक है, 2 से दूर है, इसमें 2 से नजदीक है, 0 से दूर है, तो 0 से दूर होना चाहिए ना, 0 से क्या ज्यादा। तो इसमें देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 1 है, तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा, 1 होगा तब तो फिर भी बराबर है। तो अगर इधर जाना है तो रियल पार्ट 1 से बड़ा, इधर रियल पार्ट 1 से छोटा, और दोनों से दूरी बराबर हो तो रियल पार्ट 1 के बात समझ आई सबका। 22 पे आते हैं, एक वर्ग का रोटेशन पढ़ाया था सबने, याद है, z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z बराबर मॉड z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z e की पावर आयोटा थीटा, बताया था सबने। ये z2 है, ये z है, ये z1। अगर मान लो ये एंगल क्या दे रखा है, थीटा, क्या लिखते थे आप, z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z बराबर इसका मॉड और e की पावर आयोटा थीटा। क्या ये बात याद आई, सबका ये याद आया। वर्ग का केंद्र दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसका एक शीर्ष दे रखा है और मूल बिंदु केंद्र है, तो मान लो ये वर्ग, ये क्या होगा, 0 0, तो चाहिए ना 0 ये। अच्छा, ये एक शीर्ष है, 1 माइनस आयोटा, आपको ये दोनों निकालने हैं, ये वाली रेखा इन दो जगह से जाएगी, तो आपको ये दोनों निकालने। कैसे निकाल सकते हो, मान लो मैं इनको जोड़ता हूँ, तो वर्ग के अंदर अगर हम देखें तो ये 90 रहेगा ना बीच वाला, ये 45 होता है, ये 45 होता है, और वर्ग में तो ये दोनों बराबर भी होते हैं, ये बात ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ z, ये 0 है, तो ये रोटेशन इसमें लगा दो, इसमें लगा के बता रहा हूँ, इसमें आप लोग लगाओगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं अपन इसको, ठीक है, ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है। क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा माइनस 0, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से चलो z माइनस 0, मॉड में लेंगे 1 माइनस आयोटा होगा, इससे दूरी अपॉन इससे दूरी, लेकिन वो तो क्या है, बराबर है, तो वो मॉड तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा सिर्फ e की पावर आयोटा पाई बटा 2, ये क्या होता है आयोटा, z इधर ले आओ, आयोटा से यहाँ पर भाग दे दो,
एक सिरा क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बटा आयोटा, दूसरा लोगे तो वहां प्लस माइनस आएगा। कर लेंगे सर पक्का रोटेशन, ठीक है। ये था 22वां, 25वें पे आते हैं। ये सर ने बताया क्या कि ये वृत्त होता है, ये सर ने बताया था 25वां। देखो यदि ऐसा हो मॉड जेड स्क्वायर ए जेड बार जेड प्लस बी, ये क्या होता है, वृत्त होता है। केंद्र क्या होता है इसका, केंद्र पढ़ के नहीं आए नोट्स, क्या होता है 1,0। अरे एक खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1,0 कहां से आ जाएगा। वृत्त और त्रिज्या बताया होगा ना, ये याद आया। हाँ रेडियस नहीं बता, चलो फिर देखते। ये तो ठीक है, रोटेशन से लगा लेते। चलो ये बताता हूँ, देखो इधर 22वां करो, आप कौन सा देख रहे हैं, 25वां देख रहे हैं। नहीं चलो देखते हैं। मान लो ए है आपके पास सी प्लस आयोटा डी, ए क्या होगा फिक्स होगा ना कुछ, जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वन, बदले यहाँ पर मॉड जेड स्क्वायर क्या आएगा ये, ए जेड बार क्या होगा सी प्लस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा, और जेड बार है तो एक्स माइनस आयोटा, प्लस में क्या आएगा ए बार, ये है सी माइनस आयोटा डी, और इसमें क्या आएगा जेड, और प्लस में क्या है अपने पास भी। ये कौन सा कर रहे हैं अपन, 25वां कर रहे हैं। इसको खोल सकते हो क्या, अगर सरल करोगे तो ये आएगा 2cx, ठीक है, प्लस का 2dy प्लस b। अब पहचानते हो ये सर्कल, इस सर्कल माइनस जी माइनस एफ होता है, सेंटर याद है, और रेडियस क्या होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस। तो ये सर्कल है ना, अब बात समझो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है, इसका मापांक का स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसलिए इसके रेडियस को क्या लिखोगे आप, रेडियस का त्रिज्या, त्रिज्या को क्या लिखोगे आप, रूट में मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। बात समझ आई पक्का। तो अगर ये वृत्त है तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, यदि ये वृत्त है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या है, मॉड ए स्क्वायर इससे बड़ा होगा। अब दूसरी बात, सेंटर देखो क्या आ रहा है, माइनस सी माइनस डी, माइनस सी माइनस डी क्या आएगा, अगर मेरे को इसको डी को माइनस करना है तो मैं क्या लूंगा, ए बार क्या होगा, ध्यान से देखोगे ऐसा होगा। और अगर मैं यहाँ पर माइनस ए करूँ तो ये क्या आएगा, माइनस सी माइनस आईटा डी। तो अपने यहाँ पर क्या है, माइनस सी और माइनस डी केंद्र आ रहा है ना इसका, तो इसका मतलब इसका केंद्र क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो केंद्र ये है इस तरह के वृत्त का, और ये इसकी त्रिज्या होगी। बात समझ आई, कभी भूल जाओगे तो निकाल लोगे खुद से पक्का। 24वां भी ऐसे ही हो जाएगा। 28 पे आते हैं, 28 में क्या है, केंद्र कैसे निकालते हो त्रिभुज का, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 बिंदु है आपके पास, Z1 Z2 Z3। तो केंद्र कैसे आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 ऐसा। अब ये बोल रहा है AG, ये A है, बोल रहा है AG का मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु 0। तो इसका मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, Z1 प्लस केंद्र, ये आ गया केंद्र, किससे भाग दोगे 2, और ये किसके बराबर है 0 के, आ जाएगा आंसर। एलसीएम ही तो लेना है, 3 तो 2 उधर जाएगा, एलसीएम ले लेना 3 से, AG, ठीक है पक्का। ये तो 28। 29 पे आते हैं, 29 भी क्या है, रोटेशन है। 29 क्या बोल रहा है, समबाहुभुज है, और समबाहुभुज में बीच में जैसे मान लो समबाहुभुज है ना ऐसे। अब इसमें ये वाला क्या है, केंद्र बिंदु इसका ये है z बराबर 0, तो ये हो गया 0। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये ध्यान से देखो, एक शीर्ष Z1 है, ये शीर्ष क्या हो गया Z1, और Z2 क्या है इसके समीप है, तो Z2 इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अब समझने की कोशिश करो, सेंटर पे क्या एंगल बनता है 360 2 पाई, और अगर इसमें सारी की सारी ये साइड बराबर है तो ये एंगल के भी बराबर n टुकड़े होंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n, ऐसे टुकड़े होंगे सबके बराबर।
जैसे मान लो स्क्वायर होता तो सब में बीच में 90-90-90 आता है ना। समबाहु अगर आपके पास त्रिभुज है तो उसमें सब में 120-120-120 आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा 2π/n, 2π/n, 2π/n ये चलता रहेगा। अब आपको ये निकालना है। अब क्योंकि सारी साइड बराबर है तो ये दूरी भी बराबर होगी, इसकी केंद्रक से और इसकी केंद्रक से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो रोटेशन कैसे लगाओगे आप यहाँ पर, ये z मान लो z माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0, मॉड में ये जो z और z1 लोगे ये तो कट जाएगा और e की पावर आयोटा में क्या आ जाएगा 2π/n। इधर वाला ले रहे हो तो e की पावर आयोटा 2π/n, पीछे जाओगे तो माइनस 2π/n। तो z आ जाएगा z1 e की पावर आयोटा प्लस या माइनस जो आपकी इच्छा ले सकते हो 2π/n। रोटेशन से करके बात समझ आई क्या, कोई भी दिक्कत, Z1 ये रहा, ठीक है पक्का। चलो ऑनलाइन में आपने कौन से पूछे थे 5, 7, 10 और 14। पांचवें में क्या है, पांचवें में x z की जगह x प्लस आयोटा y रखने, z की जगह आप x प्लस आयोटा y रखोगे, रियल पार्ट अलग से 0 करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग से 0 करोगे, ठीक है। और मॉड z की जगह क्या रखोगे √x² प्लस y²। तो जो आपका पांचवा सवाल है वो ऐसा बन जाएगा x प्लस आयोटा y √2 मॉड z प्लस 1 आपका ऐसा आ जाएगा, है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर और रूट में y² और प्लस में आयोटा है। तो ये आयोटा के साथ y प्लस 1 आपका अलग से 0 होगा बेटा और ये अलग से 0 होगा। तो y आ जाएगा -1, इधर रखोगे तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। ये आपका पांचवा हो जाएगा। सातवें के अंदर क्या करोगे आप, मापांक की तो निकालना है आपको। मापांक कैसे निकालोगे आप सातवें के अंदर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना, a प्लस tan स्क्वायर a, ये करोगे आप, ये sec स्क्वायर हो जाता है, रूट क्या आएगा इसका sec a, तो ये हो जाएगा sec, ठीक है। 10वें में क्या बोला है, रियल पार्ट बताना है z² का और मॉड z बराबर 2 है, तो z² कर सकते हैं x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy। बोल रहे हैं क्या, रियल पार्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि इसका मॉड z किसके बराबर दे रखा है 10वें में 2, तो x² प्लस y² बराबर क्या हो गया 4। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई, x और y प्लस माइनस 2 आ जाएंगे, कुल 4 मिल जाएंगे आपको, प्लस माइनस 2 आएंगे, प्लस माइनस √2 आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस √2 आ जाएंगे दोनों x और y। और 14 में क्या है, z का बिंदु पथ बताना बेटा। तो z का बिंदु पथ कैसे बताओगे आप, x की z की जगह क्या रखोगे आप, x प्लस आयोटा y रखोगे। अगर आप z की जगह x प्लस आयोटा y रखते हो तो क्या बनेगा आपके पास, ऊपर क्या दे रखा है ध्यान से देखो, 14 में x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो आपको ऐसा मिलेगा। और नीचे क्या दे रखा है आपको, इसके अंदर नीचे आपको दे रखा है z-1, तो नीचे ऐसा मिलेगा। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ये सदैव वास्तविक है, सदैव वास्तविक है, तो काल्पनिक वाला हिस्सा क्या है इसका 0, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x-1 माइनस आयोटा y से करोगे ऊपर और नीचे, और आप इसका काल्पनिक वाला हिस्से को किसके बराबर करोगे 0 के बराबर। तो ऊपर ये जो काल्पनिक हिस्सा आएगा ना आपका आयोटा के साथ, ये ऐसा आएगा बेटा 2xy x माइनस y, और माइनस आयोटा के साथ एक और चीज आ रही है x² माइनस y²। यहाँ पर दो हिस्से होंगे, फैक्टर लेने पर एक होगा y और एक बन जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x² प्लस y²। ध्यान से देखने पर पता चलेगा, यदि ये 0 है तो ये सर्कल है, दिख रहा है x² प्लस y² माइनस 2x, सर्कल है 1,0 केंद्र का और त्रिज्या भी 1 होगी। और दूसरा हो जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0 तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0 क्या है, x अक्ष। क्लियर है क्या मुझे, 5, 7, 10, 14। चलो फिर प्रोबेबिलिटी की शीट की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में करें एग्जांपल, 9 एग्जांपल दिए थे सर ने कल। प्रोबेबिलिटी सिंपल है ना, सरल है, अपन ने एक बार 10वीं में भी पढ़ी है, तो अभी तक आपने वही देखा है, थोड़ी सी और चीजें देखेंगे, बट पीएनसी पढ़ा है ना, चयन संचयन, तो वो चीजें काम आएगी इसके अंदर। जो भी सवाल करोगे ना प्रोबेबिलिटी की नई थ्योरी के साथ साथ पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी आपने पढ़ा है वो काम आएगा साथ साथ, ठीक है। चलो कोई एग्जांपल में दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे। आज 2-3 थ्योरम देखेंगे अपन आज एग्जांपल 7 देखते हैं। कल के लिए एक्सरसाइज 3 लगा लेना कॉम्प्लेक्स की, ये 2 करके आए ना
कल 3 करके ले आओ ताकि कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 7 और 9 और 9 5, 7 और 9 देखते हैं। टेबल तो हो गई थी, टेबल समझ में आ गई थी। 5वें में क्या बोला गया है, यदि शब्द इंटरमीडिएट के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तब 2 ई कभी भी एक साथ न आने की प्रायिकता बतानी है। तो इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये दे रखा है शब्द आपको। कितने लेटर है इसके अंदर बताओ, गिन सकते हो क्या? कितने लेटर है इसके अंदर कुल? 12। तो अगर अपन इनको क्या करेंगे, एक लाइन पे अगर अरेंज करेंगे तो टोटल कितने तरीके होंगे? 12 फैक्टोरियल। लेकिन जो एक जैसे होते हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ये आई और ये आई एक जैसे है तो 2 फैक्टोरियल। और ई कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। और तो ये क्या? टी 1 और 2। तो ये तो हो गए कुल तरीके, है ना। ये आपका पूरा सैंपल स्पेस है जो नीचे आया है, ये देखा है ना आपने। कोई भी प्रयोग कर रहे हो तो उसके केस में उसका क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, है ना। प्रतिदर्श समष्टि यही आपकी जो नीचे आएगी। अब देखते हैं कि अपने इसके केस में कितने अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, वो अपन ऊपर दे देंगे, है ना, जितने फेवरेबल अरेंजमेंट होंगे। तो अपन क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं कि भाई कोई भी 2 ई एक साथ ना आए। तो अपन क्या कहते हैं कि ठीक है, ई एक साथ नहीं आएंगे, बाकियों के तो नखरे नहीं है ना, तो बाकी को बिठा देते हैं पहले। 3 ई को हटाओ, बाकी कितने अक्षर बचे? 9 बचे। 9 को बिठाते हैं, 9 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन कौन एक जैसे हैं? 2 टी एक जैसे हैं और 2 आई एक जैसे। तो मान लो आपने क्या किया, आपने 9 अक्षरों को बिठा दिया, 7, 8 और एक इधर ले लेते हैं, 9 अक्षरों को बिठा दिया। अब आपको 3 ई को बिठाना है, लेकिन किस बात का ध्यान रखोगे? एक साथ ना है। तो इनके इन खाली जगह में बैठेंगे, इन सारे रिक्त स्थानों पर बैठेंगे। कितने रिक्त स्थान है? 10। 9 के बीच के 8, एक लेफ्ट में और एक राइट में 10। 10 रिक्त स्थान में कितने ई डालोगे? 3। तो इंटू क्या कर दोगे यहाँ पर? 10C3। इनका अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों ई एक जैसे, उसके लिए 3 फैक्टोरियल नहीं लगेगी। तो ये अपने कितने हो गए? सारे के सारे अनुकूल परिणाम और ये कुल जितने भी अपने सैंपल स्पेस में परिणाम आ सकते हैं। फेवरेबल अरेंजमेंट, टोटल। बात समझ आई? पक्का कर लेंगे वैसे पीएनसी वाले। 7वां देखते हैं अपन। 7वें में क्या पूछा है? 7वें में पूछा है यदि धनात्मक पूर्णांक, तो एक बता दो, दूसरा ट्राई करोगे। एक में पूछा है कि 5 होने की प्रायिकता और एक में पूछा है 0 होने की प्रायिकता। तो मैं 5 वाली बता दूं, 0 वाली करोगे एक बार खुद से। तो अब आप ये समझने की कोशिश करो कि आपने क्या किया। यहाँ पर ध्यान से देखो, n धनात्मक पूर्णांक है, यादृच्छिक रूप से रैंडमली ले रहे हो आप, ठीक है, और उनको आप एक साथ गुणा कर रहे हो। तो समझो कि अगर आपको आपकी यूनिट डिजिट 5 चाहिए, अब मान लो आपने n लिए, तो अपन क्या करेंगे? यूनिट डिजिट में ही बात करेंगे। तो दुनिया में आप कोई भी पूर्णांक अगर उठाओगे जो धनात्मक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ सकती है? 0 से 9 आ सकती है। इसके अलावा कोई आएगी क्या? तो आपके पास यूनिट डिजिट जब आप उठा रहे हो, हर एक जो भी आपने नंबर लिया उसके, तो आपके पास टोटल कितने विकल्प है? 10 विकल्प। तो अगर आप ऐसे n पूर्णांक उठा लोगे तो सबके लिए 10 विकल्प होंगे। ये बात समझ में आई? तो अगर अपन कुल देखें कि भाई कुल कितने अपने ऐसे केस बन सकते हैं, तो 10 × 10 × 10 × 10 n बार करेंगे। हर एक के लिए 10 चॉइस है ना आपके पास, क्या आ जाएगा? 10 की घात n। हर एक के लिए 10 चॉइस है। ये तो अपना टोटल है, ये अनुकूल परिणाम नहीं है, फेवरेबल तो भी निकालेंगे अपन। ये तो टोटल आउटकम होगा। क्लियर है? पक्का। अब अपन क्या चाहते हैं, आप सोचो, अगर कभी भी कोई भी इवन नंबर आ गया, है ना, इवन क्या, विषम या सम? सम। अगर कोई भी सम आ गया तो फिर अगर मैं गुणा करूंगा तो एंड में कभी 5 नहीं आ सकता। मान लो मैंने किसी का भी 2 के साथ गुणा किया, तो अब वो कैसा हो जाएगा? वो भी सम हो जाएगा। तो एंड में क्या 5 आ सकता है? 5 जिसके भी एंड में आ रहा है वो तो विषम है। तो मैं इन n नंबर में से कोई भी सम नंबर ले ही नहीं सकता। मेरे को जिन भी n नंबर को यहाँ गुणा करना है वो सबके सब कैसे होने चाहिए? विषम। क्योंकि अगर एक भी ऐसा आ गया जो कि अपने पास कैसा इवन नंबर है, तो फिर गुणा करने पर अपना नंबर इवन बन जाएगा और इवन के एंड में कभी भी 5 नहीं। ये बात समझ आई? तो अपन को लेने किसमें से है? 1, 3, 5, 7 और 9। बात समझ आई? तो अपन ऐसे क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर अपन कोई भी लेंगे तो अपने पास 5 चॉइस है, तो अपन 5 से डिविजिबल तब होगा जब एंड में यूनिट डिजिट क्या है? 5।
तो उसके लिए कम से कम एक 5 लेना पड़ेगा। अगर आपने एक भी 5 ले लिया तो गुणा करने पर वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब एक भी 5 लेना अपने लिए क्या है, फेवरेबल। बट ऐसे आप कितने केस देखोगे, 1 5 2 5 3 5, ऐसे तो n 5 तक बहुत सारे केस हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, टोटल जो है उसमें से वो केस हटा देंगे जब एक भी 5 नहीं आया। ये बात समझ में आई? वरना 1 5 2 5 3 5 कितने सारे 5 लेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन को जो 5 चाहिए चाहे कितनी बार भी आए, तो अपन टोटल में से 5 नहीं आने वाले विकल्प हटा देते हैं। तो टोटल कितने हैं, हर एक के पास 5 ऑप्शन, ठीक है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, रिपीट कर सकते। तो यहाँ पर हर एक के पास 5 विकल्प है, कुल कितने नंबर है n, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या बनेगा, 5 की घात है। अब इसमें से वो विकल्प हटा देते हैं जब 5 लेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने तो एक भी 5 आ जाए तो भी काम चल जाएगा, n 5 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। तो 5 नहीं वाले विकल्प हटा दो। अब 4 है, सबके पास 4 विकल्प है, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4। तो ये वो सारी अपनी प्रोबेबिलिटी टाइप पे आ गई जिसके अंदर एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है? पक्का? अब 0 वाला निकालने की कोशिश करोगे एक बार, ठीक है। 9 देख लेते हैं, 9 में क्या पूछा, 5 7 9। 9 में पूछा है सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन के 3 शीर्षों को चुनना है यादृच्छिक रूप से, और आपको ये बताना है कि क्या प्रायिकता है कि तीनों शीर्ष मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों की जो साइड की लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो अपन एक हेक्सागन बनाते हैं, ये 6 साइड है, सारी साइड क्या है, बराबर। अब मेरे को इसमें कितने वर्टेक्स लेने, कितने शीर्ष लेने, 3 6 है, 3 लेने हैं, कुल तरीके कितने हैं बताओ, 60। ये बात समझ आई? अब अपन बनाने की कोशिश करते हैं समबाहु त्रिभुज, सारी साइड बराबर करते हैं। तो कैसा हो सकता है, 1 2 3, ये एक त्रिभुज बन सकता है, ये देखो, बाकी नहीं ले सकते ना, ये 2 ले लिया तो नहीं बनेगा, ये 1 2 और ये लिया तब भी नहीं बनेगा। जो आपका समबाहु त्रिभुज होगा उसमें सारे के सारे शीर्ष बराबर दूरी पे होंगे ना, इन दोनों के बीच में एक वर्टेक्स का गैप, इन दोनों के बीच में एक वर्टेक्स का गैप, इन दोनों के बीच में भी एक वर्टेक्स का गैप, तो ये क्या है, समबाहु। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये बस 2 ही हो सकते हैं, और कहां से लेकर आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, कुल 2 चयन कर सकते हैं अपन 2 तरीके से, और टोटल 63 निकाल लो, 20 आएगा, 2/20 1/। क्लियर? पक्का? ऑनलाइन में क्लियर है क्या सबको, हर्षित गुंजन और सारिका? तो आगे बढ़ेंगे अपन, चलो वेरी गुड। तो अपन आज जो चीज पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि 3 चीजें पढ़ लें। पहली है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम जो है वो आपके सेट से आती है, ठीक है। तो अपन पहले योगशील प्रमेय पढ़ते हैं। सेट कितने जनों को याद है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। एक बार वेन डायग्राम से बता देता हूं, ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के सवाल इस पर जो आते हैं, तो इसको एक बार हटा देते हैं और अब अपन आ जाते हैं एक बार सेट पे। तो योगशील प्रमेय एडिशन थ्योरम की हेडिंग डाल देते हैं। चलो तो अपन देख रहे हैं योगशील प्रमेय यानी कि एडिशन थ्योरम। तो पहले सेट बनाते हैं, फिर अपन देखते हैं कि भाई ये जो एडिशन थ्योरम है ये योगशील प्रमेय क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले मैं 2 ही लेता हूं, एक लिया ए और दूसरा लिया बी, ठीक है। और बाहर क्या होता है, यूनिवर्स यू। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता है, एक तो यूनियन होता है, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो अगर मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाता है, ये यूनियन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये वाला पार्ट आ जाता है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन। इसी तरह और भी चीजें होती है, ए माइनस बी में क्या करते हैं, ए में से बी की चीज हटा दो, ये ए माइनस बी होगी। इसी तरह बी में से अगर ए हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अच्छा, एक पूरक भी होता है, कॉम्प्लीमेंट, तो उसको क्या करते हैं, यूनिवर्स में से उड़ा दो। जैसे मान लो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, यू, बाहर वाला यूनिवर्स, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, ए के अलावा बाकी सब। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश या ए बार या पूरक, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें याद आई। बाकी चीजें और भी है जो आप देख सकते हो, जैसे जो बी के अंदर है वो बी है, जो बी के बाहर है वो बी डैश या बी बार है।
तो अगर मेरे को इस हिस्से की बात करनी है, समझने की कोशिश करो, अगर मेरे को इस हिस्से की बात करनी है तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसमें बी आ रहा है मगर ए नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए का नहीं आना एंड तथा बी का आना, यानी ए बार इंटरसेक्शन, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ए आ रहा है मगर बी नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ए का आना एंड तथा बी का, बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें सेट में देख चुके। अब सेट में आपने एक चीज देख ली, याद करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को क्या लिखते थे आप, ए के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट प्लस बी के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट माइनस ए एंड बी, ए तथा बी। इसका क्या मतलब है, अथवा या तो ए में या बी में, ए और बी, ये क्या है ए एंड बी, तो ये लिखते थे। यही चीज अपन प्रोबेबिलिटी में भी लिख लेते। प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं अपन, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स को, यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है सबसे चारों तरफ, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये एन ए क्या बन जाएगा, पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, ए की प्रायिकता, एन बी क्या बन जाएगा, बी की प्रायिकता, और ये बन जाएगा ए या बी, ए और बी की प्रायिकता, और ये बन जाएगा ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, ए तथा बी की प्रायिकता। तो एडिशन थ्योरम ये बोलती है कि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई क्या? बाकी सेट की जितनी भी थ्योरम पढ़ चुके हो आप, सारी की सारी लग जाएंगी। एन की जगह क्या आ जाएगा, पी। एन की जगह हर जगह क्या आ जाएगा, पी। बात समझ में आई? अच्छा फर्क पता है ना, अथवा क्या क्या होता है और तथा क्या होता है, दोनों में पता है डिफरेंस क्या होगा पक्का। तो जिस तरह अपन ने 2 में देखा, अपन 3 में भी देख सकते हैं। 3 में भी वेन डायग्राम बनाया था ए बी और सी का, ये बात क्लियर है? तो 3 में अगर अपन बनाए तो कैसा बनता है बताओ, 3 की। अच्छा एक और बात, कल आपने देखा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जिंग, तो उसके अंदर क्या था, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं आती, 0। तो अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी इवेंट है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0। तो यहाँ पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। बात समझ आई क्या? कुछ किताबें अगर आप जिज्ञासा रूपी तौर से पढ़ते हैं घर जाके एक्स्ट्रा, तो वहां पी ऑफ ए यूनियन बी की जगह पी ऑफ ए प्लस बी ऐसा भी लिखा था। ये अलग है ना, अलग मत कर देना, अरे सर तो पी ए प्लस पी बी होगा। ये पी ऑफ ए यूनियन बी को पी ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और ए एंड बी है ना, इसको कई जगह पी ऑफ ए बी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अगर सवाल है तो अपन को पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। बात समझ में आई पक्का? अब जैसे 3 की बात करते हैं अगर अपन, जैसे मान लो ऐसा है, ये बी और सी, ये इसमें क्या करते थे, जैसे मान लो अगर अपन बात करते हैं इसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे होती है एक तो ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि एग्जैक्टली वन क्या है ना, सब एग्जैक्टली एक ही बार है, एक से ज्यादा नहीं। एक होती है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक बार आता है, ठीक है, तो या कम से कम 2 बार भी हो सकता है, या एग्जैक्टली 2 बार में। तो वो सेट के अंदर अलग सारी थ्योरम्स पढ़ी थी आपने, वो सारी थ्योरम यहाँ लगेगी, बस एन की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और एक आपने डी मॉर्गन लॉ भी पढ़ा होगा कि अगर आप ए यूनियन बी पर ऊपर बार लगा दें तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार होगी, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी में भी लग जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, फिर अपन वो सारे के सारे नियम एक बार लिख लेंगे, फिर सवाल में आएंगे। यहाँ तक समझ आया? ऑनलाइन क्लियर है क्या? कोई भी डाउट किसी को? सेट हुआ नहीं है, देखते हैं, बात करते हैं, करवा देंगे, लास्ट में करवा देंगे। थोड़ा तो देखा होगा एक बार।
पूरा, बी में ये पूरा। तो जब आप ए और बी को जोड़ोगे तो ये वाली चीज 2 बार आ जाएगी। तो आपको तो सब कुछ एक ही बार ही लेना है ना, तो आपको एक बार इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए ए और बी जोड़कर एक बार ये हटा देना। पी ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके 3 पार्ट है ना, ये और ये अपन ने क्या बोला था, ए है पर बी नहीं, तो ऐसे लिख सकते हो ए बार ए है पर बी नहीं। और क्या लिख सकते हो, बी है पर ए नहीं, तो बी है पर ए नहीं, और इसमें दोनों ही। ये समझ में आई क्या बात आपका? ठीक है, ये तीनों हिस्सों को जोड़ दिया आपने, ठीक है। और डी मॉर्गन आपने सेट में पढ़ा होगा, तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि ये याद आ जाए। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या लिखा था, जैसे ए यूनियन बी है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट या इसमें बार लेते हो तो ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार आ जाता है, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पे ऊपर बार लेते हो तो ये ए बार यूनियन बी बार आ जाता है। ये बात ठीक है? यस सर। और एक पूरक के केस में आपने देखा होगा कि अगर आपको ए बार की प्रायिकता चाहिए तो ये 1 में से पी ए की प्रायिकता घटाने पर आ जाएगा। जैसे बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बारिश नहीं आने की पक्का। और अगर अपन ऐसा चाहे कि मान लो 2 में से कोई एक ही घटना घटित हो, मतलब या तो ए हो या फिर बी हो, तो क्या लिखे? दोनों नहीं होनी चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। अपन ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक ही घटना घटित हो, कैसे लिखेंगे? या तो ये बीच वाला हिस्सा नहीं चाहिए। अब क्या करें? जैसे पी ए यूनियन बी तो पता है, उसमें तो ये हिस्सा भी आ जाता है। तो अगर आपको निश्चित रूप से चाहिए कि या तो ये घटित हो या ये घटित हो, तो आप ये वाला हिस्से को हटा दो, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? अगर अपन चाहते हैं कि भाई निश्चित रूप से एक ही घटना घटित हो, है ना, निश्चित रूप से ए या बी में से एक घटित हो, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? हटा देते ना। पी यूनियन बी है आपके पास, ये वाला, इसका तो फॉर्मूला पता है, इसमें से ये वाला हिस्सा उड़ा दो, क्या लिखेंगे? ठीक है, पक्का। और ये आपको बताया होगा सर ने कि भाई प्रायिकता जो है ये 0 से 1 के बीच में। तो दिक्कत आए तो पूछते रहना है ना, ऑनलाइन में दिक्कत आए तो चैट में लिखते रहना, सब लिखते रहना। अगर सवाल
पास 52 पत्ते होते हैं ताश के, आपने एक पत्ता लिया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा है पत्ता चिड़ी का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। पत्ता दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर बादशाह है, किंग है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तीसरे पार्ट में पूछा है चिड़ी का बादशाह हो, उसकी क्या प्रायिकता है। और लास्ट में पूछा है पत्ता या तो चिड़ी का हो या फिर बादशाह हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चारों में प्रायिकता ज्ञात करनी और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, निकालो फटाफट, फिर और सवाल देखो। ऑनलाइन में आप जो आंसर दे रहे हो बेटा, चैट में लिखते रहना साथ साथ। लास्ट में लिखा है पत्ता या तो चिड़ी का होना चाहिए या बादशाह होना चाहिए, कोई भी। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाले इसी का यूज कर सकते हो डायरेक्ट। सेम ही चीज आप ये करो चाहे सेट करो, एक ही बात करो। पहले का है फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, पत्ता चिड़ी का है ना, चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं 13। तो अगर मैं इसको चिड़ी का पत्ता मान लो, चिड़ी का पत्ता निकालना, इसको मैं घटना ए मान लेता हूँ और बादशाह क्या आना है, इसको घटना बी मान लेता हूँ। तो अगर इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो ए के लिए क्या आ जाएगा, 13 पत्ते हैं चिड़ी के, तो 13/52 क्या आ गया 1/4। तो ये पहले पार्ट का क्या हो जाएगा 1/4। दूसरा क्या है, पत्ता बादशाह होना चाहिए, बादशाह कितने होते हैं 4, ये हो जाएगा 4/52, 4/52 यानी 1/13, ये आ जाएगा 1/13। अब चिड़ी का बादशाह चाहिए, चिड़ी का बादशाह कितना है, चिड़ी भी होना चाहिए बादशाह भी होना चाहिए। तो ये क्या है ए एंड बी, क्या है ये ए एंड बी, ए भी हो तथा बी भी हो, चिड़ी भी हो तथा बादशाह भी हो, तो क्या आ जाएगा ए एंड बी। ये क्या हो जाएगा, एक ही होता है ना चिड़ी का बादशाह, तो ये आ गया 1/52, ये हो जाएगा 1/52। लास्ट में क्या है, पत्ता चिड़ी का हो या बादशाह, दोनों में से कोई भी चलेगा, ए और बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी में क्या बताया था आपको, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा 16/9। ठीक है क्या, पक्का, कोई दिक्कत किसी को भी ऑनलाइन में कोई दिक्कत, ये कोशिश करो ऐसा ही है।
बटा 30 100 बटा 100 आएगा इसका, 30 बटा 100 आएगा। यस सर 30 बटा 100 एक बटा पाँच दूसरे का 1 बटा 5 ठीक है अरे सॉरी एक बटा छः और तीसरे का 47 कहाँ से आ गया दोनों से है दोनों से 3 से भी 5 से भी यानी 15 से होना चाहिए ना यस सर एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए एलसीएम क्या होता है 15 कितना आएंगे 15 के कितना मल्टीपल है भाई देखो ना 6 बटा 100 और लास्ट का इसका होगा 33 बटा 100 1 बटा 5 माइनस 2 बटा 100 सर 1 का 4 एक बार फिर से समझाओ 1 का 4 ऐसा बेटा या तो पत्ता चिड़ी का होना चाहिए या बादशाह का या पत्ता बादशाह होना चाहिए तो ये और है यानी ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो यानी अपन क्या करेंगे अपन ने चिड़ी की प्रोबेबिलिटी लिखी 1/4 बादशाह की प्रोबेबिलिटी लिखी 1/13 लेकिन उसमें ऐसा हो जाता है कि कुछ केस होते हैं जो दोनों में रिपीट हो जाते हैं जो दोनों में आते हैं है ना जैसे चिड़ी के पत्ते जब आपने लिए तो आपने इसमें चिड़ी का बादशाह भी लिया और जब आपने बादशाह लिए तब भी आपने बादशाह उसमें चिड़ी का ले लिया तो चिड़ी का बादशाह इन दोनों में आ गया ना तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस जो रिपीट होते हैं दोनों में किसमें ए में भी और बी में भी उनकी प्रोबेबिलिटी अपन घटा देते हैं लास्ट में तो ये पीए हो गया ये पीबी हो गया और ए एंड बी यानी चिड़ी भी और बादशाह भी दोनों ए एंड बी जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन ने 1/52 निकाली थी तीसरे पार्ट में वो यहाँ पे घटा दी क्लियर है क्या तुमने दूसरा देखो चलो 3 से डिविजिबल 3 से कौन कौन से होंगे 3 6 9 से लेकर 99 तक कितने होंगे इसके मल्टीपल 33 3 इंटू 1 से 3 इंटू 33 तक तो ये क्या हो जाएगा अपना 33/100 ये हो गया अपना पी ऑफ ए 5 से डिविजिबल 5 से पहला नंबर कौन सा होता है 5 5 10 15 20 100 तक 5 इंटू 1 से 5 इंटू 20 तक तो ये हो जाएगा 20/100 अब पूछा दोनों से होने चाहिए यानी 3 से भी होंगे 5 से भी होंगे वो नंबर जो 3 से भी होता है और 5 से भी होता है वो उसका एलसीएम होता है एलसीएम का मान क्या होगा 3 और 5 का 15 तो इसका मतलब वो नंबर जो 15 से डिविजिबल हो क्योंकि 15 में 3 भी आ जाता है और 15 वाले कौन से होंगे 15 30 45 60 75 और 90 तो ये क्या आ जाएगा 6/90 ये क्या है अपना ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी ए एंड बी यानी ए बी और बी बी हाँ 100 ये अपना ए बी है और बी बी है दोनों आ गए लास्ट में पूछा ए या बी या तो 5 से हो या 3 से हो तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 47/। क्लियर है ऑनलाइन में क्लियर है क्या सभी को सेकंड वाला तो थर्ड वाले का बताएंगे सेकंड क्लियर है तो थर्ड बताएंगे तीन संख्याएं ली है अलग अलग ली है ना यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली प्रतिस्थापन बिना किए मतलब दो खाली तो दो वापस नहीं डालूंगा उसके अंदर तो तीनों अलग अलग आएगी है ना 10 अलग संख्याओं में से 3 संख्याएं उठाने के कितने तरीके होते हैं 10c3 अगर बोलते थे कि प्रतिस्थापन के साथ किया गया है विद रिप्लेसमेंट तो जो संख्या उठाई है वो वापस डाल दी अंदर तो आता नीचे टोटल केस 10 × 10 × 10 लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं किया गया है 4 लिया तो 4 अंदर नहीं डाला तो क्या आएगा 10c3 फर्क समझ में आया ना जब बोलेगी प्रतिस्थापन हाँ नीचे जब बोलेगी डिनोमिनेटर में टोटल केस जब बोले प्रतिस्थापन किया गया है तो सेम भी हो सकते हैं तो 10 × 10 × 10 बोले प्रतिस्थापन नहीं है रिप्लेसमेंट नहीं है तो एनसीआर चलो बताओ सेकंड वाला पहले में है 3 संख्याओं में से निम्नलिखित 4 होनी चाहिए
निम्निष्ठ 4 है, देखो संख्या देखना सारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। कुल तरीके बोल चुके अपन, कुल तरीके कितना आएंगे, ये नीचे रहेगा। अब पहला देखते हैं अपन, निम्निष्ठ 4 है, निम्निष्ठ यदि 4 है तो बाकी दोनों संख्या उससे बड़ी होगी ना, तो पहली वाली 2 में 4, बची हुई 2 कहां से आएगी, 6 में से आएगी ना, 5 से 10 में से, बात समझ आई, आया ना। तो 6 में से कोई 2 ले, क्या आ जाएगा 6C2 नीचे 10C2। क्यों, क्योंकि पहला वाला लेने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या है 4 है, पता है, बची हुई तो 2 लेनी 6 में से, बात समझ आई। अब उच्चनिष्ठ की बात करते हैं, भाई उच्चनिष्ठ 8 है, अगर उच्चनिष्ठ 8 है तो बाकी की 2 क्या होगी, इससे छोटी, तो क्या हो जाएगा 7C2 अपॉन, बात समझ में आई। उच्चनिष्ठ 8 है तो एक तो डिसाइडेड है, पहले से तय है, बची हुई दोनों क्या होगी 8 से छोटी, 8 से छोटी कहां से आएगी, 1 से 7 के बीच में से, तो 7 में से कोई भी उठा ली तो आगे 7C2 और नीचे क्या आ गई, क्योंकि एक संख्या तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना। जब आप 4 ले रहे हो तो 4 तो ऑलरेडी तय है, उसमें आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले से पता है आपको 4 ही लेनी है। जब आपको उच्चनिष्ठ 8 लेनी है तो पता है कि भाई 8 तो आप लोगे ही, अभी आप कोई डिसाइड थोड़ी कर रहे हो, तो पता है कि आप 8 लोगे, डिसाइड तो उसमें करना है ना जो बची हुई 2 संख्याएं हैं, कि अगर उच्चनिष्ठ 8 है तो बची हुई दोनों 8 से छोटी होगी, तो उन 7 में से ही 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 8 तो लेनी ही है। अब इस पे आते हैं तथा एंड, यानी ए बी आए एंड बी भी आए, निम्निष्ठ होनी चाहिए 4 और उच्चनिष्ठ होनी चाहिए 8, तो कितनी संख्या तय है, अब 2 संख्या ऑलरेडी तय है, तीसरी वाली कहां से आएगी 5 6 या 7, इनमें से एक आएगी, क्यों, क्योंकि ये निम्निष्ठ है और ये उच्चनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा 3C1 और नीचे, और लास्ट में जब पूछा जाए या तो 4 निम्निष्ठ या फिर 8 उच्चनिष्ठ, तो ये कैसा हो जाएगा, और यूनियन किसके बराबर, पीए प्लस पीबी, और वो केस हटा देते हैं जो दोनों में कॉमन आ जाते हैं, याद रह जाएगा, बना सकता है पक्का। 4 को लेने का कोई तरीका नहीं, यही है 4, एक ही तो तरीका है 4 को लेने, ये ना 4 को लेने का तो एक ही तरीका है, तभी तो अलग से नहीं दे रहे, जब निम्निष्ठ 4 है तो वो 4 ही है, उसमें अलग से अपन को नहीं करना, फिर लिख लो, फिर आते हैं प्रतिबंधित प्रायिकता में, क्लियर है क्या, तीसरा वाला पक्का, ऑनलाइन में क्लियर है सभी को, कुंजन हर्षित सारिका, चलो अगला हेडिंग डालो, प्रतिबंधित प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता, साथ में इसके आगे लिख देना प्रतिबंधित प्रायिकता के आगे गुणनफल प्रमेय तथा गुणनफल प्रमेय, गुणनफल प्रमेय,
प्रतिबंधित प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और गुणनफल प्रमेय। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल है, थोड़ा में क्या है देखते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है कि अपन किसी चीज की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं, कोई ना कोई कंडीशन लगाई गई है। जैसे मैं अभी आज घर से निकला तो मेरे छाता लेने की प्रायिकता कम थी, लेकिन अगर मैं कल घर से निकलूं और बाहर बादल हो तो मेरे छाता लेकर निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई क्या कि बाहर बादल है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं किसी घटना की, लेकिन साथ में अपन क्या बोलेंगे कि कोई घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो एक ऐसी घटना जो पहले ही घटित हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए एक और घटना के होने की प्रोबेबिलिटी का ज्ञात करें। बात समझ में आई? तो सिंबल में अपन ऐसे लिखते हैं P ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी का ये मतलब है ए की प्रायिकता जो अपन को ज्ञात करनी है और बी घटित हो चुका है, बी घटित हो चुका है। तो ए की प्रायिकता यदि बी ऑलरेडी घटित हो चुका है, ये है P ऑफ ए गिवन बी। प्राबंधिक प्रायिकता ए निकालने की यदि बी पहले ही हो चुका है, इसको अपन बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है? और इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। मतलब समझने की कोशिश करो, यदि P ऑलरेडी घटित हो, B ऑलरेडी घटित हो चुका है तो आपका सैंपल स्पेस चेंज हो गया। B ऑलरेडी घटित हो गया तो B के जितने भी परिणाम हैं जो फेवरेबल थे कि ये परिणाम डिसाइड करते हैं कि B घटित होगा, वो अब आपका नया सैंपल स्पेस आ गया, वो आपका नया डिनोमिनेटर हो गया। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि B घटित हो, ठीक है, B घटित हो चुका है ऑलरेडी, पहले ही हो चुका है। और अब अपन इनके अंदर फेवरेबल देखेंगे कि B के घटित होते हुए A के घटित होने की क्या संभावना है। तो जैसे मान लो ये आपके पास है, ये आपका A है और ये आपका B है, तो ये B तो ऑलरेडी घटित हो चुका है, तो ये B के अंदर जो भी था ये कहाँ आ गया? नीचे। और B के घटित होते हुए A के घटित होने की क्या संभावना है? सिर्फ इतना, ये वाला पार्ट नहीं काम करता, इसलिए ये क्या पार्ट है? P ऑफ A इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि B तो घटित हो चुका है। अब इस B के घटित होने में A के घटित होने के कितने परिणाम हो सकते हैं, वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है? तो ये अपनी हो जाती है प्रतिबंधित प्रायिकता। प्रतिबंधित प्रायिकता को ही अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये बन जाता है अपना गुणनफल प्रमेय। गुणनफल प्रमेय क्या बोलता है? ये पीबी दिख रहा है आपको साइड में नीचे डिनोमिनेटर में, इस पीबी को लेफ्ट साइड में ले जाकर गुणा कर दो, ये बन गया गुणनफल प्रमेय। पीबी है, उठाकर ले जाओ, क्या बन गया? P ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधित प्रायिकता ए की यदि बी घटित होता है तो इनटू क्या कर दूंगा मैं? P ऑफ बी, ये क्या बन गया? P ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये गुणनफल प्रमेय होगा। मान लो तीन अलग अलग है, जैसे P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम क्या निकाल रहे हैं? ए भी घटित हो, बी भी घटित हो तथा सी भी घटित हो, तीनों घटित होने चाहिए। तो अपन गुणनफल प्रमेय से कैसे लिखेंगे ये समझने की कोशिश करो। अपन लिखेंगे यहाँ पर, मान लो ये है A, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं या P ऑफ A, और नीचे अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं जैसे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसको ये तो निकाल लें, इसको नीचे इससे अपन भाग दे देते, जिससे भाग देंगे उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई कर देते। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपना आ गया। अब इसके केस में अपन भाग दे देते हैं फिर से, है ना, तो फिर से भाग दे देते हैं अपन। मान लो P ऑफ A से भाग दे दिए, तो अपन यहाँ पर वापस क्या कर देंगे? P ऑफ A से गुणा कर सकते हैं। तो अगर मान लो अपने पास तीन इवेंट है A1 A2 A3, तो अपन को निकालना है तीनों के साथ घटित होने की प्रायिकता। तो अपन ये देख सकते हैं कि A1 होने की प्रायिकता यदि A2 घटित हो चुका, ठीक है, A2 घटित हो चुका, तो अगर मैं ऐसे देखूं P ऑफ A2
गिवन A1, तो ये क्या होगा P ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 अपॉन P ऑफ A1। अब अगर इसको मैं दोनों साइड P ऑफ A1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को अगर ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है यहाँ पर ये वाला, तो इसके केस के अंदर अब अपन इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इस P ऑफ A इंटरसेक्शन B को अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इस P ऑफ A इंटरसेक्शन B को इस लॉ के हिसाब से, इस प्रमेय के हिसाब से लिख सकता हूँ। P ऑफ, यहाँ पर लिख दूंगा मैं B, और यहाँ पर P ऑफ B के साथ क्या आ जाएगा, P ऑफ A गिवन B, ऐसा। और ये अपने पास जो है ये अपने पास आ गया। तो अगर इसको मैं समराइज करूं, एक बार लॉ लिख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि ये आया कैसे। तो एक बार A1 A2 A3 3 ले लेते हैं। ये सिर्फ अपना तब है जब अपने पास दो इवेंट है। अगर ये अपन ने देखा था कंडीशन, ये यहाँ ले गए तो ये 2 के अंदर आ गया अपना गुणनफल प्रमेय। अब मान लो अगर अपन को 3 के अंदर लिखना है तो 3 के अंदर अपन मान लेते हैं A1 A2 A3। तो अगर P में A1 भी घटित हो, A2 भी घटित हो तथा A3 भी घटित हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 की घटना होने की। अब A1 ऑलरेडी हो गया, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई A1 भी होना चाहिए, A2 भी होना चाहिए, A3 भी होना चाहिए। तो पहले मैंने कहा चलो अपन A1 कर लेते हैं, तो ये A1 घटना होगी। तो अब जब मैं A2 लिखूंगा तो वो A2 नहीं होगा, तो क्या होगा, A2 की प्रायिकता यदि A1 घटित हो चुका है, ये आ जाएगा इनटू में P ऑफ A2 गिवन दैट A1 ऑलरेडी हो गया। अब A3 जाना है तो मैं डायरेक्टली A3 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, A3 की घटने की प्रोबेबिलिटी यदि A1 और A2 दोनों हो चुका है, तो ये आ जाएगा P ऑफ A3 अपॉन या गिवन दैट A1 इंटरसेक्शन A2। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये तो P ऑफ A1 ही, इसको अपन को सॉल्व करना आता है, अभी अपन ने देखा था, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये क्या आया था, A2 इंटरसेक्शन A1 अपॉन P ऑफ A1। इसको भी लिख सकते हैं P ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, और ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये भी कट जाएगा। आएगा क्या, तो समझने के लिए बोल सकते हो कि यदि 3 घटनाएं A1 A2 A3 तीनों हो तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A1 हो गया, ठीक है। अब इंटू A2 होने की प्रायिकता यदि A1 हो गया, इंटू A3 होने की प्रायिकता यदि A1 A2 हो। बात समझ में आई? पक्का? तो सिंपल सा एग्जांपल से अगर अपन ये चीज समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो अपने पास एक बॉक्स, इसमें मान लेते हैं अपने पास 4 रेड बॉल है ना, 5 ग्रीन बॉल है और 1 व्हाइट बॉल है, ठीक है। अब अपन को बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली बॉल आनी चाहिए व्हाइट, दूसरी आनी चाहिए ग्रीन और तीसरी आनी चाहिए रेड। अपन एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापित नहीं कर रहे वापस, ठीक है। प्रतिस्थापित में जो आई वो बात निकाल। तो पहली व्हाइट है, व्हाइट आने की संभावना क्या है, 1/10। अब अपन ग्रीन निकालेंगे, लेकिन ये मानते हुए कि व्हाइट ऑलरेडी बाहर जा चुकी, तो व्हाइट ऑलरेडी जा चुकी, तो क्या बची अब 5 ग्रीन 4 रेड, तो ग्रीन आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/9। अब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि 1 व्हाइट और 1 ग्रीन ऑलरेडी जा चुकी है, तो क्या बचेगा, 4 रेड और 4 ग्रीन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/8। ये हो गया अपना गुणनफल प्रमेय। बात समझ में आई? सबका कोई दिक्कत इसके अंदर, ये कहाँ काम आ सकता है, जैसे अपन ने ये बोला था ना, ऐसा ये A होता है, ये B होता है, ये C। अब मान लो मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, इसमें क्या है, देखो B घटित हो रहा है मगर A घटित नहीं हो रहा और C घटित नहीं हो रहा, तो अपन इसको ऐसे भी मान सकते हैं, A घटित नहीं है, B घटित है, C घटित नहीं, तो वहां पर ये लगा सकते, ठीक है। उस पर आगे आएंगे, ये बात समझ में आ गई? ये पक्का, ये आपका गुणनफल प्रमेय है और ये आपकी क्या है, प्रतिबंधित प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि अगर कोई कंडीशन है तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक पासा फेंका, पासे में वैसे तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, 2 आने की। यदि इवन नंबर आया है, तो इवन नंबर आया है ये अपन को पता है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रायिकता 2 एंड इवन आने की
और नीचे क्या कर देंगे, प्रायिकता इवन रहने। तो 2 एंड इवन तो 2 ही होगा ना। इवन क्या होता है, 2 4 6, 2 4 6 का एंड लोगे 2 के साथ तो 2 ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, इवन। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, 1/6, 1/6, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। वैसे तो 2 आने की अपन को पता है 1/6 होती है, लेकिन इवन आ चुका है, इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। सोच के देखो ना, इवन आ गया तो क्या हो गया, 2 4 या 6, इसमें इवन आने की क्या प्रॉब्लम, इसमें 2 आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, 1/3। तो ये कंडीशन, जब कोई कंडीशन दे दी जाए और ये अपना गुणनफल करो, बात समझ आ गई, पक्का, कोई भी दिक्कत, ये लिख लो फिर सवाल में। हर्षित, सारिका, तुमने कोई दिक्कत हो तो बताना। एग्जाम्पल 15 तक कर लेना, 10 से 15 एग्जाम्पल कर लेना, और कॉम्प्लेक्स की एक्सरसाइज 3। चलो क्वेश्चन देखिए, ये लिख लिया क्या इधर बात, इधर लिख देते सवाल, 3-4 सवाल लिख। ये गिवन है, वही है ना, ये बार गिवन बी बार, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला और वेन डायग्राम से मदद लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, वेन डायग्राम बनाना आता है, इसका मान ज्ञात करना।
ये बीटा इसमें लिखा है कि 52 पत्ते हैं, इसमें से एक एक करके 8 पत्ते निकाले आपने। अब आपको ये प्रायिकता याद करनी है कि जो 8वां पत्ता आप उठाओ ना, उस पर तीसरी बार गुलाम आए। मतलब पहले जो 7 पत्ते निकाल लिए हैं उसमें 2 गुलाम आ जाए, और 8वीं बार जब पत्ता उठाओ तो तीसरी बार गुलाम आना चाहिए। सोचो, ये दोनों करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन ये हटा दो, ये दोनों ट्राई करो। पहले का 5 मतलब 0 के साथ, और किसी का 0 है। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन सी बार क्या आएगा, ये किसके बराबर है, 0.2 के बराबर। ये बात समझ। अच्छा पीबी 0.5 है तो पी बी बार निकाल सकते हो क्या आएगा, ये 1 माइनस 0.5, ये क्या आएगा, जब ले जाके पूरा कर दे तो पी, अरे 1 थोड़ी आएगा, 0.1 आएगा। हाँ 0.5 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये निकाला तो समझो इन दो का यूज करेंगे अपन, इन तीनों का कैसे करेंगे समझो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, यूनिवर्स है आपका। इतना सही नहीं लिखा करो। अब पी बी देखो 0.5, ए यूनियन बी में तो सब आ जाएगा। ये समझो ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, ए बार क्या होगा इसके बाहर की कारण, बी बार क्या होगी इसके बाहर। तो अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो ये आएगा ना, ये है 0.1। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है 1 में से ए यूनियन बी को। बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ रहा है, उसका पॉइंट देना चाहिए, निकालना था तो आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये जरूरत नहीं थी, ये अपन ने निकाल लिया। पी ऑफ ए यूनियन बी पूछेंगे तो क्या बोल देंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, क्या आते उसका आते ये था। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये 0.9 है, इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो। ये क्या है पूरा 0.5, ये जो गोला मारा अभी ये पूरा क्या है 0.5, बी क्या गोला है। अब ए यूनियन बी में बी आएगा और ए का ये बचा हुआ हिस्सा भी आएगा, ये पूरा का पूरा 0.9 है। तो अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा 0.9 माइनस 5 यानी कि 0.4। ये बात समझ में आई क्या? पक्का पूरा का पूरा ये 0.9 का ये क्लियर। अब ये वाला सर्कल क्या है आपका 0.5, यूनियन में ये दोनों सर्कल आते हैं,
तो अगर ये हिस्सा 0.5 है तो ये वाला बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा 0.4। ये बात क्लियर? पक्का? कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी बार। अरे यही तो है इंटरसेक्शन बी बार। अभी 5 मिनट पहले क्या बताया था, वो हिस्सा जो ए में आता है बी में नहीं आता। क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी बार। क्लियर आपको? बात समझ में आई? 0.9 माइनस 0.5 क्या आ गया 0.4। पूरा लेकिन आप 0.9 तो ये पूरा है, ये दोनों मिलाकर ये जो आता है ये क्या हो जाता है 0.9। अब इसमें से ये बी वाला हिस्सा अकेला 0.5 खा रहा है पूरा, ये बचा हुआ हिस्सा क्या है 0.4। क्लियर? पक्का? ऑनलाइन में सेकंड वाला कैसे करेंगे? पीएनसी है, करेंगे कैसे ये बताओ। अच्छा कल 8 बजे आ जाना भाई टाइम से, ऐसा नहीं 8:15 आ गए 8:30 आ गए, पता पड़ा है प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया तो 8 बजे आ जाओ। सेकंड वाला कैसे करेंगे बताओ। 52 पत्तों में से 8 पत्ते निकाले गए हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 8वें पत्ते पर तीसरी बार गुलाम आए तो 8 पत्ते निकाले गए कितने तरीके? 8 सी खड़ी हो गई, 52 सी खड़ी। अच्छा अब यहां पर क्या हो रहा है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अपन को, अब देखो समझो ये अपन ने 8 पत्ते निकाले, अब अपने पास क्या है कि मान लो ये आपके 8 पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या आएगा एक गुलाम और तीसरा गुलाम है, तो पहले साथ में क्या आएंगे 2 गुलाम। तो आपने किया क्या कि ये जो 8 पत्ते निकाले इसमें से 3 गुलाम और 5 बाकी के पत्ते, तो गुलाम कितने होते? 4 में से कितने गुलाम ले रहे हो? अरे 3 ले रहे ना, कुल कितने गुलाम? 3 है। और बचे हुए 48 में से कितने पत्ते ले रहे हैं अपन? 5। तो ये आ गया 48। लेकिन ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो पूछता है कि 8 पत्ते जो आपने निकाले हैं उनमें से 3 गुलाम हो, इसकी प्रायिकता बताओ। ये वो है, अपना काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब अपन को इनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना। ये तो बात समझ में आ गई। ये क्या बता है कि अगर आप 8 पत्ते निकालो इसमें से 3 गुलाम आते हैं, इसकी ये प्रायिकता होगी। 4 में से 3 गुलाम, बचे 48 में से 5 पत्ते। अब अपन अरेंज करते हैं तो कुल अरेंजमेंट कितने हो सकते थे 8 पत्तों के? 8 फैक्टोरियल अलग अलग है ना सारे, ये आ गया 8 फैक्टोरियल। अब समझो गुलाम एक तो यहाँ रखना ही पड़ेगा, एक गुलाम को तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो 3 गुलाम है, 3 में से 1 गुलाम उठाते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते। तो 1 गुलाम उठाने के कितने तरीके हो गए भाई? 3 में से 1 उठाओ 3C1, ये 1 गुलाम क्या कर दिया यहाँ पर? फिक्स करके। अब बचे हुए जो पत्ते हैं 7 हो तो कैसे भी अरेंज करो ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैसे भी कोई गुलाम बचे हुए कहीं भी आए, कोई पत्ता कहीं भी आए, क्या फर्क पड़ना? हाँ, यहाँ तीसरा गुलाम आना चाहिए, इसको फिक्स करना जरूरी था। तो जो 3 गुलाम यहाँ से चुने थे 4C3 में से, उसमें से 1 गुलाम को यहाँ पर बिठाना जरूरी था, क्योंकि इसी 8वें ड्रॉ पर ही तीसरा गुलाम आना चाहिए। बचे हुए 7 के कोई नखरे नहीं है, 7 चमका। ये 52 में से 8 पत्ते चुने, जिसमें से 3 गुलाम, 5 ऐसे जो गुलाम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि 8वें नंबर पे तीसरा गुलाम बैठा हो, तो 8 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट हो सकते थे। ऊपर 3 में से 1 गुलाम को उधर रख के बचे हुए 7 को अरेंज करना। क्लियर? पक्का? ये लिख लो, एक होमवर्क के लिए देख लो। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन तो मिटा दो, क्वेश्चन मिटा दो, ये लिखना है।
में एक गेम है जिसमें बारी बारी ये डाइस फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं, 6 आते 6 जिससे आ जाते हैं वो जीत जाता है। तो ए फेंकेगा, 6 आ गया तो जीत जाएगा, नहीं तो बी फेंकेगा, बी के 6 आएगा तो बी जीत जाएगा, नहीं तो सी फेंकेगा, सी के 6 आएगा तो सी जीत जाएगा। तीनों के नहीं आया तो ये वापस शुरू करेगा। तो ए ने फेंका नहीं आया, बी ने फेंका नहीं आया, सी ने फेंका 6 नहीं आया, फिर से ए का नंबर आ गया, फिर से ये चलता रहेगा। तो इसके अंदर आपको प्रायिकता बतानी है, ए के जीतने की क्या होगी, बी के जीतने की क्या होगी और सी के जीतने। हिंट ये है कि जीपी बनेगी। अब सोचना कैसे लिखोगे और यूज क्या होगा, गुणनफल प्रमेय। कोशिश करना एग्जाम्पल 15 तक लगाना और एक्सरसाइज 3 लगा ले। कल अपन इंडिपेंडेंट इवेंट और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं वो कल ही बताऊंगा। चलो 8 बजे आ जाओ। यस सर। अभी क्लास है क्या किसी? हाँ ठीक है सर। देखिए सर कितनी बजे? 8 बजे से हॉस्टल वाला एक भी सो दी। अरे वो भाई जल्दी वो देखो सही कल नहीं सॉरी कोई बरोबर आज से 3 महीना करेंट से आज ठीक है सब जमा कर ले समझ ले आयो आज से करे भाई बड़ी कर वीडियो ना लोना बोल बड़ा भी अरे कितना करना और समझ रहे समझ है ये भी समझिए सुना है ये भी सब बोल रहे हैं मैं कहने जा रहा हूँ फोटो खींच राइट फोटो क्लिक करके अच्छा आज तो थोड़ा पार्टी करेंगे एक मिनट